संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियाँ कहते हुए अस्वीकृत किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टेरी, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी वाइट और ऑप्शन डी टेलर। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस अप्रूव्ड एज सेइंग मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स? क्या ये टेरी है, क्या ये साइमन है, क्या ये वाइट है या फिर टेलर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी साइमन। देखिए साइमन, इन्हें आप हर्बर्ट साइमन को आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस नाम है। तो हर्बर्ट साइमन ने संगठन के सिद्धांत को मिथक तथा लोकोक्तियाँ कहकर अस्वीकृत किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि प्रत्येक सिद्धांत के लिए हमें उतना ही सत्य प्रतीत होने वाले स्वीकार्य विरोधी सिद्धांत मिल सकते हैं। तो सिद्धांत में यह संकेत नहीं मिलता है कि कौन सा नियम प्रयुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग? आपके ऑप्शन है पहला प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, बी सुधार यानी इम्प्रूवमेंट, सी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और डी लोचशीलता यानी इलास्टिसिटी। आपको बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा ये कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। मुझे आप लोग अपना स्कोर जरूर से बताया करिए कि आपने कितना स्कोर किया, और ये स्कोर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही शेयर किया करिए मेरे साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लोचशीलता यानी इलास्टिसिटी जो है वो क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। देखिए किसी भी कार्य को निश्चित समय के अंतर्गत कुशलता से संपन्न करा लेना क्षमता निर्माण का उद्देश्य होता है। यानी एक जो निर्धारित समय होता है उस निर्धारित समय के अंदर जब कोई कार्य को कंप्लीट कर लिया जाता है, जब किसी वर्क को कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसे ही क्षमता निर्माण करना कहते हैं, या यही क्षमता निर्माण का कैपेसिटी बिल्डिंग का एम होता है। तो इसके अंतर्गत प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, सुधार यानी इम्प्रूवमेंट और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी किसी भी कार्य को संपादित करने वाले कर्ता की यानी किसी भी पर्सन के कार्य को संपादित करने की क्षमता में कैपेसिटी में बढ़ोतरी करते हैं। तो लेकिन लोचशीलता यानी इलास्टिसिटी का संबंध किसी भी तरीके से कार्य करने की रणनीति से नहीं है। तो इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोचशीलता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल सोसाइटी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाध्यकारिता यानी कंपल्सन, ऑप्शन बी सामीप्य, ऑप्शन सी स्वेच्छा और ऑप्शन डी दया। चलिए बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपको ये बताना है, इम्पॉर्टेंट फीचर बताना है सिविल सोसाइटी का। क्या ये बाध्यकारिता ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है और क्या ये ऑप्शन डी है? तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी स्वेच्छा, आर्बिट्रेशन। देखिए जो वर्तमान आधुनिक लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक तरीके से जब किसी नागरिक समाज का सिविल सोसाइटी का वो गठन किया जाता है तो इसकी जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण फीचर है वो है स्वेच्छा। देखिए हीगल जैसे सर्वसत्ताधारी विचारक और मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले जो अनेक विद्वान हैं वो नागरिक समाज की विशेषता बाध्यकारिता बताते हैं। लेकिन ग्रामसी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि ग्रामसी ने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया था और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना द प्रिजन नोटबुक्स यानी ग्रामसी की एक महत्वपूर्ण बुक है द प्रिजन नोटबुक, उन्होंने आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया है। परंतु यहाँ पर आधिपत्य का अर्थ परंपरागत अर्थ से भिन्न है। यहाँ पर आधिपत्य का तात्पर्य सहमति या स्वेच्छा से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इज कमिटेड टू द। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए राज्य के प्रमुख से, ऑप्शन बी संविधान से, ऑप्शन सी निश्चित विचारधारा से और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। बताइए प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है किसके प्रति? क्या ये राज्य के प्रमुख के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या ये संविधान के प्रति कमिटेड होती है, क्या ये निश्चित विचारधारा से कमिटेड होती है या फिर उपयुक्त सभी से, यानी इन तीनों से के साथ कमिटेड होती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी से, ऑल ऑफ द अबव से कमिटेड होती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही यानी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी राज्य के प्रमुख से भी कमिटेड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी कमिटेड होती है और एक सर्टेन आइडियोलॉजी से भी कमिटेड होती है। देखिए इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है उसका जो ये स्वरूप होता है वो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। देखिए जब तानाशाही राज्यों में जो नौकरशाही थी उसकी जो प्रतिबद्धता थी, उसके वो जो कमिटेड थी वो राज्य के प्रमुख के प्रति रहती थी, जैसे जर्मनी से हिटलर तथा इटली में मुसोलिनी इसके उदाहरण हैं। लेकिन जब साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था में एक निश्चित विचारधारा घोषित की गई तो नौकरशाही उस निश्चित विचारधारा के प्रति कमिटेड हो गई। तो उन देशों में जहां का शासन का संचालन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, तो वहां पे जो नौकरशाही रहती है, ब्यूरोक्रेसी किसके प्रति कमिटेड होती है? संविधान के प्रति। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इन तीनों के प्रति कमिटेड होती है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की एक विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओलिवर सेल्डॉन, ऑप्शन बी कुंज एंड ओ डेनल, ऑप्शन सी एल.डी. वाइट और ऑप्शन डी प्रिटनर एवं प्रेस्थस। आपको बताना है कि इन चारों विद्वानों में से किसने ये कहा था कि सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधी संबंधों की एक विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कुंज एंड ओ डेनल का ये कहना था। क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। विच आइडियोलॉजी प्रूव्स दैट इंडिविजुअल रिवार्ड्स एंड इनिशिएटिव्स शुड बी टेकन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टालिनिज्म यानी स्टालिनवाद, ऑप्शन बी लेनिनिज्म यानी लेनिनवाद, ऑप्शन सी स्टेखानोनिज्म यानी स्टेखानोवाद और ऑप्शन डी माओवाद यानी माओइज्म। चलिए बताइए कौन सी विचारधारा का ऐसा मानना था कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टेखानोवाद यानी स्टेखानोनिज्म। देखिए सोवियत यूनियन में तकनीकी और राज्य प्रयोजित पहल को उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता था तथा स्टेखानोविज्म विचारधारा ने उत्पादन की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल को आवश्यक माना था। क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि इनमें से जो कौन सा सिद्धांत है वो नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। Which theory illuminates the multi-dimensional fact of leadership? आपके ऑप्शन है ए बिहेवियरल थियरी, ऑप्शन बी ट्री थियरी, ऑप्शन सी सिचुएशनल थियरी और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि इनमें से जो थियरी दी गई है इनमें से कौन सी थियरी जो है वो नेतृत्व के बहुआयामी तत्व को यानी मल्टी डायमेंशनल ये फैक्ट को, लीडरशिप के मल्टी डायमेंशनल फैक्ट को ये करती है, इल्यूमिनेट्स करती है यानी प्रकाशित करती है। चलिए बताइए ये बिहेवियरल थियरी है, क्या ये ट्रेड थियरी है, क्या ये सिचुएशनल थियरी है या फिर नन ऑफ द एबव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिचुएशनल थियरी। देखिए जो सिचुएशनल थियरी होती थी तो वो नेतृत्व के मल्टी डायमेंशनल फैक्ट को प्रकाशित करती थी और नेता अपने अनुयायियों की इच्छाओं को पहचानते हैं। उनका मानना है कि नेता जो होते हैं अपने अनुयायियों की इच्छाओं को पहचानता है और ऐसी विधियों का पालन करता है जो उन्हें यानी अपने अनुयायियों को संतुष्ट करता है। देखिए परिस्थिति सिद्धांत क्या होता है? परिस्थिति सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व की कोई भी सबसे अच्छी सभी स्थितियों में सार्वभौम रूप से मतलब नेतृत्व की कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो सभी स्थितियों में समान रूप से लागू हो सके और नेता की स्थिति के अनुसार अपनी शैली, क्योंकि नेता को अपनी स्थिति के अनुसार अपनी शैली को बदलना होता है। नेतृत्व कौन प्रदान करता है? नेतृत्व नेता प्रदान करते हैं ना। तो इसीलिए सिचुएशनल थियरी को ये मानना है कि जो सिचुएशनल थियरी है वो नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करती है। क्वेश्चन है आपके सामने कि अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपोनेटेड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी गिलब्रेथ कपल, ऑप्शन सी मैकफार्लैंड और ऑप्शन डी थर्बलिंग। आपको बताना है कि इन विद्वानों में से किसने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
आई होप जिसने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टेलर। देखिए FW टेलर ने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके द्वारा इस सिद्धांत के प्रतिपादन करने का उद्देश्य था प्रबंधक श्रमिकों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें, यानी जो मैनेजर है वो वर्कर्स के कार्यों में अनावश्यक इंटरफियर ना करे और उन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे जिनकी प्रकृति संवेदनशील है तथा जो संगठन के संपूर्ण लक्ष्य को व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी डायसी, ऑप्शन सी फाइनल और ऑप्शन डी हेबार्ड। देखिए आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए और वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लिया करिए, ठीक से पढ़ लिया करिए और फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश किया करिए किसी भी क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हेबार्ड। देखिए हेबार्ड ने क्या कहा था, उन्होंने प्रदत्त व्यवस्थापन के आधार पर नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों की आलोचना की थी और इनकी जो फेमस बुक थी न्यू डेस्पोटिज्म, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड हेबार्ड की बुक थी न्यू डेस्पोटिज्म। इन्होंने इसमें नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया था। क्वेश्चन है आपके सामने, किसने लिखा है कि नौकरशाही जो है वो मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी W.A. निस्कानन, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी रैमसे मेयोर। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन में विद्वान दिए गए हैं इनमें से किसने कहा है कि नौकरशाही जो है वो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रैमसे मेयोर। देखिए रैमसे मेयोर ने कहा था कि नौकरशाही की जो शक्तियाँ बढ़ रही हैं वो अनुत्तरदायी व्यवहार के कारण इसकी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इसकी कई विद्वानों ने आलोचना भी की, क्रिटिसाइज भी किया इसे। तो इसी को रैमसे मेयोर ने लिखा है कि नौकरशाही जो है वो मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है और उन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की यानी फायर से की, जो एक सेवक के रूप में तो बहुत उपयोगी सिद्ध होती है लेकिन जब वह स्वामी बन जाती है तो वो क्या हो जाती है, घातक सिद्ध होती है। तो इसी को डिस्क्राइब किया था उन्होंने अपने इस कथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? हु इज़ नॉट ए सपोर्टर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्योरी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिचर्ड स्नाइडर, ऑप्शन बी H.W. ब्रंक, ऑप्शन सी H.J. मार्गेंथो, ऑप्शन डी बर्टन स्पैन। चलिए बताइए कि ये जो चारों थिंकर्स हैं इनमें से कौन डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर का सपोर्टर नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सपोर्टर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हैंस जे मार्गेंथो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के सपोर्टर नहीं है क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। मैंने बताया था ना, जब मैंने जब रियलिस्ट थियरी आपको बताई थी तो कहा था ना कि इसके जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो हैंस जे मार्गेंथो हैं। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक है। इनकी जो बुक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल पावर, राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी जैसी संकल्पनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है। बाकी ये जो स्नाइडर हैं, H.W. ब्रंक हैं और बर्टन सॉपिन है या बर्टन स्पेन है, इन्होंने ये निर्णय निर्माण सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, यानी इनका संबंध जो है वो डिसीजन मेकिंग अप्रोच या ये सिस्टम से है, ठीक है। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन है और कोशिश करूँगी मैं कि अगले प्रैक्टिस सेट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मैं दे सकूँ, क्योंकि आज थोड़ा समय की कमी है इसलिए आज इतने ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे ये मोटिवेट करता है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट उपयोगी लग रहे हैं तो अपनी तरह आप लोग DSSB PGT एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट के सेट एग्ज़ाम और स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम या फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में मेरे ये प्रैक्टिस सेट शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो लेक्चर या प्रैक्टिस सेट बनाने का एम पूरा हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।